हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया करेंगे। इस सीरीज को शुरू करने के पीछे हमारा मोटिव ये है दोस्तों कि हम आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके। साथ ही हफ्ते भर में आपने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चन का एक बार फिर से आप रिविजन कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज अपनी इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2020 से लेकर 30 अगस्त 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। घर बैठे ही आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है, पिछले हफ्ते हमारा जो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है इनके द्वारा जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इनके आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। इस सर्वेक्षण की जो श्रेणियां होती है दोस्तों, विभिन्न श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को करीब 14 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें देश के सबसे स्वच्छ शहर की, तो आप सभी को पता है इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो यह है सी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एनआरए के नंबरों के आधार पर नौकरी देने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है पिछले हफ्ते जहां पर सरकारी नौकरी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या एनआरए में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, एनआरए क्या है, इस पर आपको हमारे चैनल पर रोहित सर का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। वीडियो में रोहित सर ने इसकी सारी जानकारी दी हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर से देखें। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की योजना के तर्ज पर यह कहा है कि देश के युवा जो हैं अब एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक ही परीक्षा देंगे जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीईटी के माध्यम से आयोजित कराई जाएगी। इससे होगा यह दोस्तों कि छात्रों का समय भी बचेगा, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। परीक्षाएं जो हैं ये ऑनलाइन आयोजित कराई जाएंगी और हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र भी बनाया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 है कि एनआरए के नंबरों के आधार पर नौकरी देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च की हुई है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते गूगल ने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपनी एक पहली रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से लाखों भारतीय जो है इनको शुरुआती स्तर की नौकरियां जो है इसके माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। कोरमो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरी की तलाश करने वाले जो युवा हैं इनको रोजगार दिलाने में मदद करेगी। कि कोरमो जॉब्स ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है सी, गूगल ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व भर में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। दोस्तों, हमारे देश भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती के मामले में जैविक खेती के क्षेत्र के आधार पर 9वां स्थान पर रखा गया है। पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई थी। सिक्किम जो है दोस्तों हमारा ये पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड और त्रिपुरा सहित हमारे जो अन्य भारतीय राज्य हैं यहाँ पर भी जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसको अपनाया गया है। दोस्तों, जैविक खेती जो है इससे क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम नहीं होती है। भारतीय किसान जो है ये पारंपरिक रूप से जैविक खेती को ही शुरू से अपनाए हुए हैं और अपनी भूमि पर बिना रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना और जैविक खाद और गोबर का प्रयोग करके ये खेती करते हैं। तो जो हमारे कि विश्व भर में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है, तो ये है बी, भारत में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशंस में जाता हूँ
क्योंकि ये हमारा रिवीजन का वीडियो है, इसलिए हम इसमें सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस तारीख का करंट अफेयर्स का वीडियो आप जाकर मेरा देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसको बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों हमारी जो परीक्षाएं हैं यहाँ पर विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्यौहार, वहाँ पर मनाए जाने वाले जो लोक संगीत होते हैं, लोक संस्कृति होती है, लोक गीत होते हैं, इनसे जो है हमारी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पिछले हफ्ते उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया था। उड़ीसा के जो लोग हैं ये इस फसल उत्सव को नई चावल का जो खेती होती है, जो नया चावल आता है उसका उत्सव, उसका स्वागत करने के लिए एक उत्सव के रूप में नुआखाई फसल उत्सव को मनाते हैं। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है कि नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है डी ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है कि पिछले हफ्ते किस देश ने प्राकृतिक गैस के एक बड़े रिजर्व की खोज की है। दोस्तों पिछले हफ्ते तुर्की ने काला सागर जो ब्लैक सी है इसी के तट से कुछ दूरी पर प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस का एक बहुत ही बड़ा भंडार खोज लिया है। तुर्की को इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि अभी तक वो क्या करता था, रशिया से ख़रीदता था, लेकिन अगर इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ से जो इनकी प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस है, ये निकलने लगती है तो इनकी डिपेंडेंसी जो है ये रशिया से कम हो जाएगी। रजब तैयब अर्दवान जी इन्होंने ये कहा था पिछले हफ्ते कि ब्लैक सी के पास में हमें जो है 320 अरब क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं और इन्होंने ये कहा कि 2023 से ये इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। तो जो हमारा प्रश्न 6 है कि किस देश ने प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज की है, तो ये की है बी टर्की ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अश्विनी भाटिया जी को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया। दोस्तों जो हमारे बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया था। अभी तक ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में अपना काम कर रहे थे। स्टेट बैंक के इतिहास की बात करें दोस्तों तो स्टेट बैंक का अगर इतिहास आपको जानना है तो हमारा जो 25 अगस्त 2020 का वीडियो है उसमें मैंने स्टेट बैंक के इतिहास के बारे में भी पूरी बातें बताई हुई है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है एसबीआई का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों पिछले हफ्ते हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारे, नेशनल हाईवे जो है हमारे, यहाँ पर जो ट्री प्लांटेशन किया गया है, इन ट्री प्लांटेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए या इनकी निगरानी करने के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। दोस्तों हुआ यह था एक्चुअली में कि 21 जुलाई 2020 से लेकर के 15 अगस्त 2020 तक हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं यहाँ पर 25 लाख से भी अधिक पौधे जो थे ये लगाए गए थे और इन्हीं पौधों की मॉनिटरिंग करने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो जो हमारा प्रश्न 8 है कि हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था सी नितिन गडकरी ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते चेतन भगत, आप सभी जानते हैं इनको, इनके द्वारा इनकी जो नई पुस्तक है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, इसका विमोचन किया गया था। इस पुस्तक को दुनिया भर में जो है प्रकाशित करने की योजना है और इस पुस्तक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों एक्चुअल में पहले इस बुक का नाम वन अरेंज्ड मैरिज था, लेकिन बाद में चेतन भगत जी ने इसका नाम बदलकर वन अरेंज्ड मर्डर कर दिया। इस बुक में फिक्शन आपको मिलेगा, इसमें एक अरेंज मैरिज की एक बैकग्राउंड में एक मर्डर मिस्ट्री जो है इसकी कहानी को बयां किया गया है। चेतन भगत ने दोस्तों 3 इडियट, 2 स्टेट, काय पोचे, वन इंडियन गर्ल जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं जिन पर फिल्में भी बन चुकी हैं। ये इनकी 11वीं पुस्तक है। इसके पहले इन्होंने द गर्ल इन रूम 105 नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक
9 है कि वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं बी चेतन भगत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। दोस्तों पिछले हफ्ते असम के गुवाहाटी में देश के सबसे लंबे रिवर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इस रोपवे की सहायता से गुवाहाटी और जो यहाँ के शहर हैं इनके बीच की दूरी घटकर मात्र 8 मिनट की रह जाएगी। गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ हैं उमानंद डोले जी, इन्होंने ये कहा कि भारत की किसी भी नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है ये, और इसकी लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर की है। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, तो यह किया गया बी असम में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी ने इनमें से किसे अपने हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते आईसीसी काउंसिल ने 2020 के हॉल ऑफ फेम का ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी जैक्स कैलिस, पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर जो हैं, इन्हें आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। हॉल ऑफ फेम क्या होता है, इसके बारे में मैंने अपने करंट अफेयर्स के जो 26 अगस्त 2020 का हमारा करंट अफेयर है उसमें मैंने बताया हुआ है कि हॉल ऑफ फेम क्या होता है, क्यों दिया जाता है ये। तो अगर आप हॉल ऑफ फेम के बारे में जानना चाहते हैं तो 26 अगस्त का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखें। आगे चलते हैं दोस्तों, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले जैसे जो महान भारतीय क्रिकेटर हैं इनको भी आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। लिसा स्टालेकर का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। तो हम लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये है आंसर सी गौतम गंभीर। हमारा अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन जो है इसके द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन का दिन मनाया जाता है, या दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो दास व्यापार और इससे पीड़ित जो लोग हैं इस दिन उन लोगों को याद करना है, और उन्होंने विश्व भर में जहाँ पर भी दास प्रथा प्रचलित है, मतलब ज़बरदस्ती जिनसे स्लेवरी कराई जा रही है, उसे रोकने का भी इनका उद्देश्य है। दोस्तों हमारे देश भारत में दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे 1883 में हुआ था। 1883 का जो चार्टर एक्ट का अधिनियम आया था उसमें एक धारा जोड़ दी गई थी जिसमें दासता या गुलामी को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था, जिसके बाद से भारत में दासता जो है या गुलामी जो है या दास व्यापार है इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि दास उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है डी 23 अगस्त। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कैमरन वाइट किस देश के क्रिकेटर हैं। दोस्तों कैमरन वाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारे जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पर क्रिकेटर्स और उनकी कंट्री, वो किस कंट्री से खेलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा ही हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैमरन वाइट पिछले हफ्ते चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि इन्होंने जो है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से, तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैच, 91 ओडीआई मैचेस और 47 टी20 मैचेस खेले हुए हैं। तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है ये किस देश के क्रिकेटर हैं, तो ये हैं ए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। हमारा अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। दोस्तों डीआरडीओ पिछले हफ्ते चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, इनका जो कार्यकाल है ये 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और डीआरडीओ का जो सचिव का पद है इसके पद पर भी यही बने रहेंगे। डीआरडीओ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके इतिहास के बारे में मैंने करंट अफेयर्स का जो हमारा लेसन होता है, जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, 26 तारीख के करंट अफेयर्स के सेशन में डीआरडीओ की फुल हिस्ट्री जो है मैंने उसमें बताई हुई है। अगर आप डीआरडीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वो वीडियो जा करके जरूर से देखें। लौटते हैं प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न में पूछा है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है सी नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाज या फास्ट बॉलर कौन बन गए हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते ही इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर जो हैं
जेम्स एंडरसन ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम के कप्तान अजहर अली का विकेट ले करके और ये उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने अपने 156वें टेस्ट मैच में जो है इनका विकेट लेकर ये उपलब्धि जो है अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में जो है 600 विकेट पूरा करने वाले ये दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाज हैं। और ओवरऑल रैंकिंग की इनकी बात करें तो ये ओवरऑल रैंकिंग में चौथे पायदान पर हैं, 4th पोजीशन पर हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं बी, जेम्स एंडरसन। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों पिछले हफ्ते असम की जो राज्य सरकार है इनके द्वारा राज्य में आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है या फिर सशस्त्र बल का जो कानून होता है इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही राज्य को अशांत क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। हुआ यह था दोस्तों कि जो असम के राज्य के सशस्त्र बल हैं इन पर एक अभियान के दौरान विद्रोहियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद असम की राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों हमने कई बार इस एक्ट के बारे में सुना है। आफ्स्पा क्या होता है, आफ्स्पा जो होता है इसके बारे में मैंने अपनी करंट अफेयर्स के जो लेसन है हमारा 27 अगस्त का जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इसमें मैंने पूरी बातें बताई हैं आफ्स्पा के बारे में। एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है इस कानून की। इस कानून का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों विरोध होता है इन सारी बातों को भी मैंने अपने उस वीडियो में जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आफ्स्पा अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखें। आप बोल रहे होंगे कि यार बार बार वीडियो देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा रिवीजन का वीडियो है, इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसके बारे में ऑलरेडी ही पढ़ लिया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि किस राज्य में आफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये बढ़ा दिया गया है ए, असम में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। दोस्तों पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। दोस्तों एक्चुअली हुआ यह था कि जो हमारा नाइजीरिया है, अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, यहाँ पर 2016 में आखिरी बार पोलियो का मामला आया था। अब इन 4 सालों के बीच में नाइजीरिया में एक भी पोलियो के मामले सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है, तो ये कर दिया है सी, अफ्रीका को। क्योंकि नाइजीरिया लास्ट कंट्री थी तो अभी तक पूरा कॉन्टिनेंट पोलियो से मुक्त नहीं हुआ था, क्योंकि नाइजीरिया से भी पोलियो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये पूरा कॉन्टिनेंट ही जो है अब पोलियो से मुक्त हो चुका है। अभी दुनिया में दोस्तों 2 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पर पोलियो के मामले सक्रिय हैं, और यही 2 देश ऐसे बचे हैं दुनिया भर में जहां पर पोलियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भारत की बात करें दोस्तों तो 27 मार्च 2014 को WHO ने हमारे देश भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित किया, तो ये किया सी, अफ्रीका को। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा की ऑर्बिट में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है इसने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को सफलतापूर्वक 1 साल या 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 20 अगस्त जो है डेट जो है दोस्तों, इसी दिन 1 साल पूरे हुए हैं। पिछले साल अगस्त में ही हमने चंद्रयान 2 को जो है ये भेजा हुआ था चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए। आप सभी को याद होगा हमने एक रोवर भी भेजा था, प्रज्ञान रोवर। वो सक्सेसफुली जो है चंद्रमा की सतह पर नहीं पहुंच पाया था और हमारा जो ये मिशन था ये फेल हो गया था। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है ये बाकायदा अभी अच्छे से काम कर रहा है, इसके कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें जो वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगले 7 साल तक जो है ये कार्य करता रहेगा। तो हमारा मिशन था कि हम चंद्रमा की सतह पर पहुंचेंगे, वो मिशन हमारा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन चंद्रमा की ऑर्बिटर जो है ये ऑर्बिटर पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा की ऑर्बिट में कितने वर्ष पूरे कर लिए, तो ये कर लिए 1 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पिछले हफ्ते भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर हैं गजानन यादव जी, इन्हें जो है तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गजानन यादव की बात करें तो ये एक पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं और इंडियन एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के ये मेंबर भी हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गजानन यादव जी को। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों पिछले हफ्ते हमारी जो केंद्र सरकार है इनके द्वारा हमारे पूर्व वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी राजीव कुमार जी, इन्हें जो है चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। आप सभी को पता होगा कि अशोक लवासा जो हैं इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और इसी के चलते जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में ये पद रिक्त हो गया था और इस पद को भरने के लिए जो है केंद्र सरकार ने राजीव कुमार जी की नियुक्ति की है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है सी, राजीव कुमार। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों हम, तो अगला प्रश्न है हमारा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण देने पर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों पिछले हफ्ते हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इनके द्वारा राज्यसभा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए और इन आंकड़ों में ये बताया गया कि तमिलनाडु जो है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर है। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जो है ये इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा योजना कब शुरू हुई, मुद्रा योजना के बारे में सारी जानकारियां कि इसमें कितने टाइप के ऋण होते हैं, कितने टाइप के लोन होते हैं, इन सारी बातों को मैंने 27 अगस्त का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें बताया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर ये देख सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है डी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों केंद्र सरकार की थिंक टैंक है नीति आयोग और इनके द्वारा पिछले हफ्ते निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात जो है ये शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट में ना दोस्तों टॉप 10 में 6 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब क्या हुआ कि जिनकी बाउंड्री समुद्र से लगती है, सी से जिनकी बाउंड्री लगती है। वहीं गैर तटीय राज्यों की बात करें तो गैर तटीय राज्यों में राजस्थान जो है इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इस सूचकांक या इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो इस इंडेक्स से ये पता लगाया जाता है कि किस राज्य में निर्यात यानी एक्सपोर्ट इसको बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, ये इस सूचकांक की मदद से जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि नीति आयोग तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है ए, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी ने जहां दुनिया के कुछ लोगों को अर्श से फर्श का रास्ता दिखाया, वहीं दुनिया के कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें फर्श से अर्श का रास्ता भी जो है मिल गया। इसी क्रम में दोस्तों ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जी जो हैं ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले इंसान बन गए हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए सी, जेफ बेजोस। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा पोलोमी घटक का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? दोस्तों पिछले हफ्ते भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक जो हैं इन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और इसी के चलते ये चर्चा में आई थी। 2006 के राष्ट्रमंडल खेल, सन 2000 और 2008 के बीच के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी, इस चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने पहली ओलंपिक प्रतियोगिता मात्र 16 वर्ष की आयु में खेली थी। तो इनका नाम जो है आपको याद रखना है। इनका संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पोलोमी घटक जो है इनका संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो इनका संबंध है डी, टेबल टेनिस से। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों हैदराबाद के जो नीलकंठ भानु प्रकाश जी हैं इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड
MCWC यानी मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए बीते दिनों पहला स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ मैथमेटिशियंस का रिकॉर्ड जो है इसे तोड़ दिया है और एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है इन्होंने बना दिया है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है ए नीलकंठ भानुप्रकाश जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों पिछले दिनों नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL उर्दू विकास परिषद जो है इसका नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इस संबोधन में इन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है ये हमारे यहाँ के जो उर्दू लेखक हैं और हमारे यहाँ के जो साहित्यकार हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उर्दू के जो महान व्यक्तित्व हैं इनके नाम पर पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान इनको भविष्य में किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा जो है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की है। दोस्तों आप सभी को पता होगा नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो अब जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं है, अब ये हमारे शिक्षा मंत्री हो गए हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया डी नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा वर्ष 2021 में। दोस्तों हमारा देश भारत जो है ये 2021 के ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसे अगले साल आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ में आयोजित किया जाएगा। हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने घोषणा की है, मतलब इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ब्रिक्स देश के खेल मंत्री हैं इनके साथ में एक वार्ता आयोजित की है और इसी वार्ता में इसका निर्णय लिया गया है। ब्रिक्स जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स के बारे में मैंने सारी जानकारी दी है कि पहली बार 2001 में कब ब्रिक्स की अवधारणा का उदय हुआ, इसके बाद में किस प्रकार से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा। ब्रिक्स का पूरा इतिहास जो है मैंने अपने 29 अगस्त का जो वीडियो है करंट अफेयर वाला उसमें सारी बातें बताई हुई है, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर से देखें। प्रश्न में पूछा है 2021 के ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा हमारा देश भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों सुश्री सुधा पेनुली जी जो हैं इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सुधा पेनुली जी जो हैं ये EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय या आवासीय विद्यालय कलसी देहरादून की प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल हैं। दोस्तों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो हैं ये हमारे भारत में बहुत सारे खुले हुए हैं। हमारे जो भारत के विभिन्न जिले हैं यहाँ पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। दरअसल हमारा जो जनजाति मंत्रालय है इसके द्वारा हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं इन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ये स्कूल खोले गए हैं। तो इन्हीं एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं सुधा पेनुली जी और इन्हीं को जो है वर्ष 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी सुश्री सुधा पेनुली जी। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किसने किया है। दोस्तों हमारे भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को आर्मी के थिंक टैंक कहे जाने वाले सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है ए मनोज मुकुंद नरवणे जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आई होगी। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।